हाँ जी, बड़ी पेंटिंग का छोटा, हाँ बड़ा बनाना उसका छोटा सैंपल। हाँ जी हाँ जी। छोटा भी छोटा काम होता है मेरा 4x3 फीट। नहीं नहीं हाँ बड़ा काम आपने ये बनाया। जी जी। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट। मैं मंच में बुलाना चाहता हूं अजय समीर जी को। प्लीज मंच पर आएं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दिया जाए अजय समीर जी का, जो कि हमारे प्यारे मित्र भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय भाई। मैं हर बार ये कहता हूं, जब मैं मंच पे उपस्थित कलाकार को कोई फूल दे रहा होता हूं, तो उस वक्त हर बार मेरे मन में ये विचार आता है, मेरे पास 1000 फ्लावर बुके होने चाहिए थे और काश मैं आप सब लोगों को बांट रहा होता। और आप हर एक व्यक्ति उतना ही कीमती है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने अजय समीर भाई हैं। तो आप आनंद लीजिए अजय जी की प्रेजेंस का। और इससे पहले कि अजय जी अपना जीवन आपके साथ शेयर करें, मैं ये बात बोलना कभी नहीं भूलता और ना कभी आगे भूलूंगा। जब मैं सीख रहा था तब ये मेरे सीनियर थे कॉलेज ऑफ आर्ट में। मैं फर्स्ट ईयर में आया था और ये 4th ईयर में थे। और आज भी लोग पेंटिंग के सामने, एग्जीबिशन के सामने लगा देते हैं, फोटो खींचना मना है। लोगों को लगता है हमारी क्रिएशन कोई चोरी कर लेगा। और हम इनसे वाटर कलर सीखते थे और ये बड़े प्यार से हमें डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया करते थे। एक दिन मैंने इनसे बोला कि मैं आपके कुछ वाटर कलर के फ़ोटोग्राफ मेरे को चाहिए, उनको देख देख के मैं प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं थी। इन्होंने कहा क्या बात कर दी यार, 1-2 फोटोग्राफ से क्या होगा तेरा। लो, पूरे इतने सारे नेगेटिव थे, जो पहले नेगेटिव किसी को देते नहीं थे। इन्होंने पूरे नेगेटिव का बंडल उठाया और मेरे को हाथ में दे दिया, ये ले छपवा ले, सारे तेरे। वो दिन है और आज का दिन है। मैं सोचता हूं कि मैं उस दिन को कभी ना भूलूं। जिस व्यक्ति का दिल इतना बड़ा है, वो आर्टिस्ट ना भी होता तो भी मैं उनका हमेशा मुरीद रहता, उनका शुक्रगुजार रहता जिंदगी भर। थैंक यू अजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय यहाँ निकाल के आने के लिए। प्लीज़ आप विराजमान हो जाएं और आपकी स्लाइड शो जो है हमारी टीम सपोर्ट करेगी। जिस बात का जिक्र अश्वनी कर रहे थे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। पता नहीं कब की बात थी, मुझे याद ही नहीं था। मेरे ख्याल जब इनके कॉलेज का एक इवेंट था, वो सत्य साईं है ना, पहला इवेंट था शायद, वो बहुत भारी इवेंट था। तो वहाँ जब मैं गया तो अश्वनी ने पहली बार इस बात का जिक्र किया और ये यहीं से ही जिक्र शुरू करते हैं हमेशा। और देखिए कोई भी चीज़ आप सोचिए कि उस ज़माने में जब वो नेगेटिव्स की बात हो रही है तो बता ही दूँ, उस ज़माने में वो किसी के काम आए। हालांकि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत सारे हमारे जूनियर्स थे, सीनियर, एक माहौल होता था, सीनियर्स के पास सारे जूनियर्स इकट्ठे होते थे, इकट्ठे हम लोग वाटर कलर करने जाते थे। 2-3 मेरे जूनियर्स ज़रूर साथ में होते थे हमेशा। और वो नेगेटिव किसी के काम आए और मुझे मालूम नहीं था, इन्होंने लौटाए भी और बाद में वो नेगेटिव खराब हो गए। बहुत समय के बाद वो नेगेटिव कहाँ चलते हैं। वो कई वर्षों के बाद मैंने उसके सोचा प्रिंट तो निकलवा लें, वाटर कलर अब मैं करता नहीं हूँ, तो प्रिंट निकाल के एल्बम बना ली जाए, कुछ तो करें। तो जब मैंने निकाले तो वो कहीं रेड कहीं ब्लू, वो नेगेटिव ही खराब हो गए थे। तो उस ज़माने में वो काम तो आए तो ये एक बड़ी बात थी मेरे लिए कि वो काम आए, कहीं ना कहीं कई लोगों के काम आए। बाद में वो ख़राब हो जाने वाले थे सब। वो मेमोरी में रह जाती हैं चीज़ें आपकी, सब चीज़ मिट जाता है, काम रह जाता है, मेमोरीज रह जाती हैं,
जहाँ पे वो ओरिजिनल काम होंगे, वो लोग, कई लोग मुझे सोशल मीडिया से भेजते हैं कि हमारे पास आपकी 4 पेंटिंग्स हैं, 3 वाटर कलर्स हैं, तो ऐसे मुझे फोटोग्राफ्स मिलते हैं उनके। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस शायद रखती भी हैं, लेकिन उनकी कोई ख़ास लाइफ होती नहीं है। उस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होती थी, वो कैमरे की रील थी, उसको हम इधर उधर कर नहीं पाते थे। तो मेरे कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि अब आप एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कभी आप इस स्टेट में हैं, दूसरे स्टेट में, इस एग्जीबिशन में, दूसरी एग्जीबिशन में, वहाँ एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ कैंप है। लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा जब आप पहली बार पेंटिंग की तरफ, आर्ट की तरफ आपका रुझान हुआ होगा, वो जब आप सबसे न्यूनतम अवस्था में थे, शून्य थे कला जगत के अंदर या कला की ट्रेनिंग में भी। वहाँ से मैं चाहता हूँ कब आपने वो एंट्री, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, कैसे एंट्री हुई आपकी? कॉलेज ऑफ आर्ट तो बाद में आया ना, शुरुआत कैसे हुई वो मैं चाहता हूँ, ताकि इनको पता चले कि ये लोग किस ट्रैक पे हैं, कैसे ठीक जाना है। तो शुरुआत वहीं से करें ताकि इन लोगों की ज़िंदगी के साथ हम जुड़ पाएँ। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत तो करी नहीं, नेगेटिव पे आ गए थे हम, सीधे डायरेक्ट। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव थे लेकिन वो तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी का, वो हमेशा दोस्तों के दोस्त हैं ये, और हमारा इनसे ये छोटे भाई की तरह हैं, और इनको रिलेशन निभाने बहुत आते हैं काम के अलावा। एक काम तो आप सब लोग जानते हैं, और शायद बच्चे जानते ही होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, कि ये जो रिलेशन एक बार बना लेते हैं, अमित भाई आप लोग, हम लोग गवाह हैं इसके, वो शायद बहुत ही रेयर ये टैलेंट लोगों में होता है कि वो उसको निभा पाएँ, या इतना वक्त एक दूसरे को दे पाएँ कि आप अपनी कोई भी चीज़ को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप वक्त दे दें। तो कई बार मैंने बड़ी कोशिश की सीखने की लेकिन क्या करें, वो चिप डला ही नहीं हुआ तो मुझे कई बार ईर्ष्या भी होती है, भगवान को मैं कहता हूँ अरे यार उसको दे दिया, हमें भी दे देते थोड़ा सा। 10th क्लास के बाद मुझे कोई हमारे कज़न थे, वो बाल भवन जा रहे थे, तो बाल भवन जब हम गए तो मुझे पता चला कि तुमको ड्राइंग थोड़ी बहुत आती है। जब आप इतनी भीड़ में काम करते हो और सारे बच्चे आपके पास आ जाएं और आपके टीचर भी आपको कहें यार तुम तो बड़ा अच्छा काम करते हो यार, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो आपको वो एक प्लेस मिलता है। तो वहाँ से वो जर्नी 10th क्लास के बाद शुरू हुई और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया जीवन में पहली बार। तो एनीवे 10th क्लास के बाद मुझे पता चला कि तुमको एक चीज़ है थोड़ी बहुत आती है, तो मुझे लगा अब सही है। तो हमारे जो टीचर थे वहाँ, उन्होंने मुझे कॉम्पिटिशन्स में भी भेजा, तो जहाँ जाते थे कंपटीशन में तो प्राइज़ मिल जाते थे, फर्स्ट प्राइज़ मिल गया, हर जगह फर्स्ट प्राइज़ मिल जाता था, तो थोड़ा और बूस्टअप हो गए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तुम आर्ट कॉलेज के लिए तैयारी करो, तो कभी हमने सुना ही नहीं था आर्ट कॉलेज। तो मुझे पता चला कि अच्छा इसमें पढ़ाई भी हो सकती है, तो ये तो बढ़िया काम है ये काम बढ़िया मिल गया। तो मुझे तो ऐसे करके पता चला कि आप एक आर्ट कॉलेज है। फिर वो पदम चंद जो वहाँ के टीचर्स हैं, आप जानते भी होंगे पदम सर को, तो पदम सर मुझे कॉलेज ऑफ आर्ट ले गए और मंडी हाउस, त्रिवेणी, ऐसे उन्होंने बहुत कुछ दिखाया। तो पता चला एक आर्ट कॉलेज है, तो वहाँ पे फिर हमने इस तरीके से वहाँ आर्ट कॉलेज का पता चला, तो मैं वहाँ एडमिशन लिया मैंने। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, और अब आप समझ पा रहे होंगे आपकी जर्नी भी ऐसे ही रहती है। कहीं ना कहीं बचपन में पैदा होते ही कोई डिक्लेयर नहीं करता कि मैं बड़ा होकर आर्टिस्ट बनूंगा, तो हम सब लोग ऐसे धीरे धीरे सुलझते हैं, अपने विचारों को सुलझाते हैं। और अगला प्रश्न ये है कि सबसे डार्क पीरियड आपका कौन सा रहा? ज़िंदगी में इतनी सफलताएं मिली हैं इंसान को, लेकिन मुझे लगता है हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत स्ट्रगल वाला टाइम आता है जब उसको एक डार्क पीरियड फेस करना पड़ता है, और उस वक्त भगवान उसकी शायद परीक्षा ले रहा होता है। वो आपकी जीवन में क्या याद आता है आपको? डार्क पीरियड वैसे तो पूरी जिंदगी डार्क पीरियड ही होता है। आप
या तो कुछ पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, या उसको संजोने के लिए करते हैं, या उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं। अब उस डार्क पीरियड का ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में सबकी, कि वो ना होते आपके जीवन में तो आप ना होते। तो हमेशा मैं अपने जितने भी छोटे मोटे, जितने भी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, जितने भी मेरे जीवन में जितने भी स्ट्रगल्स इस तरह के आए, जिसको आप डार्क कह सकते हैं, उन्होंने ही वाइट का रास्ता दिखाया। और शायद एक बड़ी अच्छी चीज़ है और जो हमेशा होनी चाहिए, जब भी जीवन में कोई डार्क टाइम आया तो आप और ज़्यादा मजबूत हो जाइए, आप उलझ जाइए उससे। सड़कों पे मत उलझिए किसी से, लेकिन अपने डार्क टाइम में उससे उलझ जाइए और लड़ जाइए उससे, और दुगनी तिगनी शिद्दत के साथ काम शुरू कर दीजिए। तो शायद ये वो डार्क पीरियड ग्रे में आता है, ग्रे से लाइट ग्रे आता है, फिर कुछ ना कुछ रोशनी सी दिखने लग जाती है, तो आप उससे कहीं बाहर निकल आते हैं। डेफिनेटली। फिर भी कोई किस्सा याद आता है कभी घर में, बाहर, जब लगा हो कि यार ये क्या मुसीबत आ गई है जिंदगी में? नहीं, बहुत सारे किस्से होते हैं, किस्से तो कोई एक किस्से ही होते किस्सा हैं। याद आता हो आपको? वैसे ही अगर याद आता है कंफर्टेबली तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डार्क पीरियड ऐसे होते हैं जिनको हम पब्लिक फोरम पे पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं या कर नहीं पाते। लोगों की उसमें कई लोगों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं, कई लोगों की प्राइवेसी भी शामिल होती है उसके अंदर। तो ऐसे ही होता है लाइफ में, आप डार्क पीरियड को याद करते हो, खुद ही डाउन होते हो। तो डार्क पीरियड बस आते हैं, वो किसी भी रूप में आए, सबके लिए रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आते हैं और उसी से आप फाइट करके आगे निकलते हैं। चैलेंज ले ले, उस टाइम पे चैलेंज आ जाता है। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि जब भी मेरे साथ, तो जब भी कोई डार्क पीरियड आया है, जो आते ही हैं, वो तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा होता होगा, किसी का वो लेवल अलग अलग होगा, परसेंटेज और लेवल। तो वो जब आता है तो एक हौसला और बढ़ता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं होने देंगे, ऐसे नहीं होने देंगे, ऐसे बिल्कुल। नहीं होने देंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी कहानी। फिर अंदर का पहलवान बाहर फिर निकल के आ अंदर जाता का पहलवान निकलता है बाहर। हाँ, तो उसको हम चैलेंज कर देते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा, और वो कहता है नहीं होगा बेटा, देखते हैं। अच्छा, जब आप ऐसे अपने मन को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं, तो अगला आपको चार चीजें और भेजता है। वो आपको 4 मुश्किलें और देगा, फिर तुम 4 से लड़ोगे, वो 8 देगा, 8 से लड़ोगे 16 देगा। हम अपना लेवल अप कर रहे हैं, वो अपना लेवल अप कर वो रहा है। अपना कर, उसके पास तो पड़ा है ना, वीडियो गेम की तरह ऐसे चलता रहता है। आखिरी में Anyway, राक्षस आता है। हाँ, तो ये सब चलता रहता है। अप एंड डाउन आर्टिस्ट की लाइफ में वैसे भी बहुत होते हैं, तो वो चलते रहते हैं। उसी से निकल के आपको कुछ कुछ अच्छी चीज़ें दिखती हैं। और क्योंकि अच्छी चीज़ें भी तो कितनी होती है ना, स्ट्रगल पीरियड की भी बात करें, जिस दौरान वो डार्क पीरियड की, आप डार्क कह रहे हो तो इसलिए मैं डार्क कह रहा हूँ उसको, बट वो बहुत लर्निंग कराने वाला पीरियड होता है, जो सिखाने वाला पीरियड होता है। और हालांकि दुख बड़ा होता है, आप टूटते बहुत हो, लेकिन मैंने देखा है कि उस पीरियड में भी कोई चीज़ ऐसी आती है जो आपको फिर से जिंदा करती है। कुछ ऐसी एक उसी टाइम पे शायद कोई आपको बड़ा अवार्ड मिल जाएगा, और वो शायद मिलता ही इसलिए क्योंकि उसी टाइम पे आप काम कर रहे होते हो। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा लाइफ में, कोई किसी किस्म की और कोई चीज़ आ जाएगी लाइफ में। ये तो काम की होगी, पर्सनल भी होती है। कुछ ऐसी चीज़ आ जाएगी लाइफ में कि वो उन सब चीज़ों को मिटा देती है। इन डार्क पीरियड से लड़ते हुए आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या याद आती है आपकी नज़र में? जरूरी नहीं है वो कला क्षेत्र में हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपके अनुसार वो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? जैसे हम अभी नेगेटिव चीज़ों की बात कर रहे थे, ऐसे ही ये पॉजिटिव भी हैं। एक के बाद दूसरे की इच्छा हो जाती है, दूसरे के बाद तीसरे की हो जाती है ना। किसी ज़माने में 5-6 हज़ार के वाटर कलर बेचा करते थे, वो फिर इच्छा बढ़ती चली जाती है ऐसे, और ऐसी लाइफ के साथ भी रहता है। लेकिन मैं याद करूं तो मुझे अपने कॉलेज टाइम के पीरियड याद आते हैं, जिनमें आपकी ज़िंदगी बदलती है, या आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं ना। जब ज़िंदगी तब बदलती है जब हम खुद को जानने लग जाएं, खुद से संवाद शुरू हो जाए,
खुद को पहचानने लग जाएं, है ना। तो ये कई बार तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसमें और समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। प्रोफेशनली मैं शायद पूरी ज़िंदगी लगा रहा तो वही ध्यान आती है। नहीं, आप मुंबई में भी कोई तो- प्रोजेक्ट कर रहे थे हाँ, या फिर आपको कोई अवार्ड याद आता है या कोई? नहीं, मुझे सबसे बड़ा याद आता है जिसने मेरी लाइफ में टर्न किया, और वो आता है जब मेरा सेकंड ईयर लास्ट था, थर्ड ईयर, और मॉडर्न आर्ट गैलरी ने मेरी पेंटिंग्स खरीदी, परचेज़ की थर्ड ईयर में, और मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, और उसके साथ वो पेंटिंग खरीदी थी सतीश गुजराल ने। क्या बात है, एक बार जोरदार और, तालियां इस बात पे। जी, थैंक यू सो मच। तो सतीश गुजराल सभी जानते हैं उनको, और हम उन दिनों उनको पढ़ रहे थे। तो मॉडर्न आर्ट गैलरी ने मेरी 2 ड्राइंग्स खरीदी, और ड्राइंग्स कोई कॉलेज का काम तो था नहीं, तो हम लोग आउटडोर तो करते ही थे वाटर कलर, साथ में ही मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहता था। तो फर्स्ट ईयर से मैंने ड्राइंग शुरू की थी, ब्लैक एंड वाइट जो मेरी ड्राइंग होती है, पेन एंड इंक वाली। तो ये मैंने फर्स्ट ईयर में पहली ड्राइंग की थी, और मुझे लगा था ड्राइंग बहुत कम लोग करते हैं, उसका मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग, पेन वर्क में बहुत कम लोग करते हैं। तो मैंने वो पहला ही काम 6 फीट का बनाया, और अपने घर में ही बनाते थे हम। और 2 काम जब मेरे कंप्लीट हुए, तो पहले टाइम भी बड़ा लगता था, समय भी कम होता था, कॉलेज जाना है, कुछ मैं मार्केट के काम बहुत करता था, तो लेकिन मैंने बनाए वो काम। तो वो दोनों काम सतीश गुजराल ने देखे, खरीद लिए, और मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक उन्होंने चिट्ठी लिखी, और वहाँ पे साहनी, के साहनी साहब होते थे वहाँ पे मॉडर्न आर्ट गैलरी में पहले। तो साहनी साहब ने मुझे बुलाया, कहते तेरी लॉटरी लगी है, गुजराल, सतीश गुजराल साहब ने चिट्ठी लिखी है तेरे लिए। तो एक पेपर पे उन्होंने एक नोट लिखा था कि वो मिलना चाहते हैं मुझसे, और इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अच्छा, वो पेंटिंग बिकने की खुशी तो खत्म हो गई, उनसे मिलने की शुरू हो गई। क्या कोई बात जिसको अब कॉलेज टाइम में सतीश गुजराल बुला रहे हैं किसी को घर, सही तो बात। आप सोच के देखिए, और वो भी उस पीरियड में जिस पीरियड में हम कॉलेज में थे। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हो, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ किताबों में आप पढ़ रहे हो उनको। बहुत बड़ी बात होती थी कि आपका नाम अखबार में छप जाए, आपको कोई पहचान ले। आजकल बहुत कुछ है, आप सोशल मीडिया में काम दिखा देते हैं, लोग देख लेते हैं। पहले एक एक चीज़ के लिए बड़ी भिड़ंत होती थी, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, भाग दौड़ करनी पड़ती थी, तब आपका कोई काम देख पाएगा, एक पेंटिंग। तो बहरहाल वो उनके मैं घर गया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वो जो इंसिडेंट था, जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया, और मुझे ये विश्वास दिलाया कि ये जो तुम ब्लैक एंड वाइट कर रहे हो, जो ड्राइंग कर रहे हो, इसको, ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट काम है, इसको कभी छोड़िएगा मत, तुम बहुत आगे जाओगे। वट एवर जो भी उन्होंने तारीफ करनी थी खुल के करी। उसके बाद जितनी मैं ड्राइंग्स बनाता था वो सारी वो खरीद लेते थे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। हाँ। सच में ये बहुत बहुत ही बड़ी बात है किसी कलाकार के लिए कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सतीश गुजराल जी, आप लोग, हम तो उन्हीं के नाम से उनको जानते थे, बाद में पता चला आई.के. गुजराल जो पॉलिटिक्स में इतने बड़े पॉलिटिशियन रहे, वो उनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके भाई थे। हमें बाद में पता चला कि हम प्राइम मिनिस्टर से बाद में रूबरू हुए, हम तो सतीश गुजराल साहब को ही जानते थे। तो इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है। वो पेंटर थे, स्कल्पटर थे, आर्किटेक्ट थे, सब कुछ, वो भी एक मल्टी टैलेंटेड, जबकि एक उनकी फिजिकल चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा थे, बोलने में भी बोल इशू नहीं था। पाते थे, वो सुन नहीं पाते थे, लेकिन उन कुछ मशीन्स लगाते थे वो, जिससे वो बहुत हल्का हल्का बोलते थे, लेकिन डायलॉग करते थे, और थोड़ा उनके साथ जब हम बैठते थे तो थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता था, तो वो सुनते भी थे और बहुत धीरे धीरे बोलते थे। और उनकी जो वाइफ हैं किरण गुजराल, वो मीडिएटर होती थी उनके साथ। हमारी फ़ोन पे जब भी वो बुलाते थे तो किरण गुजराल कॉल करती थी, तो मैं चला जाता था। वो कहते थे जो तुमने बनाया दिखाओ, तो मैं 2 ड्राइंग और बनाई हैं, वो भी बेच देते थे वो किसी किसी को कमीशन वर्क। उनके पास बहुत सारे उनके बेटे हैं ना, तो वो इंटीरियर करते थे, तो उनके पास बड़े सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में उन कामों को यूज़ कर लिया करते थे। तो बड़ा कमीशन वर्क मैंने काफ़ी किया उनके साथ। तो वो इंसिडेंट मेरी लाइफ का, वो आप कह सकते हो कि जो ज़िंदगी में टर्न देता है, आपको अपने आप पे विश्वास होता है कि आप आर्ट कॉलेज में जाने के बाद तो एक से एक धुलंधर थे ना, बड़े बड़े लोग बैठे होते बड़े बड़े धुलंधर थे। और कॉलेज ऑफ आर्ट में तो मैं गया तो परेश मैती,
अरे एक एक से नीरज गोस्वामी सारे नीरज गोस्वामी जी, हाँ। आपने देखा कितने लोग। और हम अच्छा ये भी एक खुशकिस्मती थी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग थे। धर्मेंद्र राठौर थे, बीएफए में हेमराज थे, मतलब थे। सारे प्रोफेशनल जो वेल सेटल्ड हैं आज। अब तो सारे दोस्त हैं अच्छे, लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट वहाँ काम कर रहे थे। तो जब और इनफैक्ट टीचर्स की बात करें, अनुपम सूद मैडम हमें पढ़ा रही थी, कंचन मैडम पढ़ा रही थी, और ऊपर चले जाओ धीराज चौधरी सर थे, धीराज उस वक्त। चौधरी जिनका मैं बड़ा गजब का फैन था, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग्स थी उसमें ड्राइंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वो जो लाइन बनाते थे ब्रश से, ड्राइंग बड़ा बेसिकली, किसी बच्चे ने अगर काम नहीं देखा है धीराज चौधरी का तो ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे जी। तो ऐसे टीचर्स भी इतने प्रोफेशनल्स थे कि सीरियसली हम लोग उस वक्त में कॉलेज में थे जब ये हम बहुत लकी रहे बहुत लकी थे। पूरी क्रीम थी, स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी। बढ़िया टीचर जय झरोटिया साहब वहाँ जय थे। झरोटिया साहब, क्या बात मतलब बहुत सारे टीचर्स थे। नीरेन सेन गुप्ता वहाँ थे, बिल्कुल। जगदीश डे साहब थे, जगदीश डे सर थे सब। जगदीश डे साहब के साथ तो बाद में क्या हुआ कि कॉलेज से मैं पास आउट हुआ तो कैंप वैम्प में जाने लगे। अब थोड़ा सा नाम हो जाता है ना, लोग भेज देते हैं। सीनियर आर्टिस्ट के साथ भेज दिया मुझे, कॉलेज से निकला ही निकला था मैं, भेज दिया वहाँ पे। नीरेन सेन सर, जगदीश डे, ये परमजीत सिंह सर, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, जतिन दास साहब थे, और जगदीश डे सर और मेरा रूम एक ही कर दिया। क्या बात है। हाँ, अब मैं फंस गया भाई वो मेरे प्रोफेसर अब ना तो मुझसे सोया जाए, ना मुझसे वॉशरूम जाया जाए, ना मुझसे चाय पी जाए, कुछ ना करा जाए, मैं खड़ा ही रहता था बस अब जगदीश डे सर बेचारे मुझे देख देख के परेशान कि ना ये बैठता है, ना सोता है, ना आता है, ना जाता है, ये ना वॉशरूम जा रहा है, ना मुंह धो रहा है, ना ब्रश कर रहा है कुछ नहीं। हमें शर्म इतनी आती थी। तो बहरहाल वो जब तक, अब तो हमारे बीच में रहे नहीं, वो बड़े भले आदमी थे, वो जब तक भी जिंदा रहे तो हमेशा उसी होटल का जिक्र करते थे वो, कि ये मेरे सामने ऐसे करता था वॉशरूम जब वो चले जाते थे तैयार होके 9-10 बजे, उसके बाद मैं रूम को यूज़ करता था। सर चले गए, अब मैं नहाऊंगा धोऊंगा सब तैयार होऊंगा फिर मैं कैंप के लिए काम करने जाऊंगा। आज हमारे बीच में नहीं है, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ओपनिंग पे उनकी वाइफ आई थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने बुलाया उनको। तो इस तरह के बड़े इंसिडेंट थे। बट ये सतीश गुजराल वाला जो इंसिडेंट है, ये मैं सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। उस वक्त जब आप मतलब कि कॉलेज के अंदर ही थे। हाँ, मैं 3rd ईयर में था उस टाइम जी। 3rd ईयर में आया था जी। काम मेरा 1st ईयर और 2nd ईयर का था, जो मैंने बनाया था वो जो फर्स्ट 2 ड्राइंग्स एनजीएमए के लिए परचेज की थी जी, वो वाली। तो समीर जी ये तो रही आपकी ज़िंदगी की कुछ घटनाएं। अब हम चाहते हैं कि कुछ अगर आपके कुछ आर्ट वर्क अगर आप वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अरे वाह, शुरुआत हो गई। ये कुछ मेरे नए कामों में है। मैंने ऐसे सीक्वेंस से ये पेन ड्राइव में है नहीं काम, इस मामले में मैं बहुत बेकार हूँ, है ना। तो मैंने बोला ना वो काम काम काम, उसके बाद पता नहीं कुछ हो जाता है। तो सीक्वेंस नहीं है, लेकिन उसका भी एक मज़ा है कि आर्टिस्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता नहीं है। तो ये काम है जो एक जर्नी ऑफ पीरियड होता है आर्टिस्ट का, जिसमें वो काम करता है और करते करते कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं धीरे धीरे आपके काम में। तो आजकल जो मेरा काम आ रहा है ब्लैक एंड वाइट है, उसमें रेड इंट्रोड्यूस हो गया है। पहले मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करता था। कुछ इमेजेस आएंगी अर्ली डेज की भी हैं, जब मैं कॉलेज में था उस टाइम की भी कुछ ड्राइंग्स मुझे मिली थी, तो मैंने पेन ड्राइव में उनको डाल दिया था। बट ये जो आजकल मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें ऑरिगेमी आ गया है, फॉर्म्स ऑरिगेमी में तब्दील हो जाती हैं। तो मैं कुछ क्यूबिज्म की तरफ जा रहा था। जब आप कुछ चेंजिंग करने के बारे में सोचते हो, मोनोटनस होती है लाइफ सबकी, आपको भी महसूस होता होगा कि एक तरीके का काम करते करते आप ऊबते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं उसमें, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो ये वही वाला ट्विस्ट है। क्यूबिज्म की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा बहुत सारे लोग क्यूबिज्म करते हैं, तो अचानक से मुझे एक थॉट बना कि इसको ऑरिगेमी में बदल देते हैं। तो फॉर्म्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी थी कि हम लोग कई बार बहुत ओपन होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो कुछ खुले कुछ अधखुले सी पर्सनालिटीज़ होती हैं सारी। आप अलग जगह में अलग दिखते हैं, अलग जगह में नहीं दिखते हैं। तो उस तरीके से भी सब्जेक्टिवली वो मेरे
जो मेरे अपने सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो जो ओरिगेमी है वो मुझे सूट करता है। तो इस तरह के काम हैं जी। ये भी जब मैंने ओरिगेमी स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे उस टाइम के ये कुछ अर्ली वर्क्स में से हैं जिसमें कम दिखेगा आपको ओरिगेमी। ये एक लॉकडाउन के टाइम का ड्राइंग था, ये भी इसमें आ गया है। एक सोनू सूद हैं, आप जानते हैं मेरे ख्याल। जी जी जी। तो ये एक हमने ड्राइंग की थी किसी गैलरी के साथ मिलके, और उनको एक गैलरी ने इसको परचेज किया था और सोनू सूद को इसको गिफ्ट किया गया था। तो सोनू सूद का ही उसमें डिपिक्शन थी जो लॉकडाउन में उन्होंने लोगों के लिए काम किया था। तो एक गैलरी है और वो बड़ी बहुत ही प्राउडली मैं बताऊंगा, अश्वनी कहाँ चले गए, कि वो अच्छा, तो वो जो गैलरी ओनर हैं वो भी अश्वनी के स्टूडेंट हैं। तो इनके स्टूडेंट हर जगह मिल जाएंगे आपको, चाहे वो गैलरी में हो, चाहे वो कहीं टीचिंग जॉब में हो, कहीं जाओ तो अश्वनी के स्टूडेंट नजर आते हैं। ज्योति कालरा, ये भी इसी सीरीज के काम है। अच्छा, ये काम तो आप देख रहे हैं पैरेलली, और इससे अच्छा होगा कि मैं आपसे बातें करूं। बहुत सारी जगह में आप सेम रिपीट बातें करोगे, बड़ी बोरियत सी होती है। आप लोगों का कोई, बच्चों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप पूछिए, तो बात करने में मज़ा आता है। ओके, तो बात करने में, बात निकालने में मज़ा आता है। नहीं तो मैं उतना ही बोलूँगा जितना मेरे से निकलेगा। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। हेलो। हाँ अमित भैया, खैर मैं तो आपका कॉलेज से ही फ़ैन हूँ, और मुझे याद है वो दिन जब आप वाटर कलर आपके देखने के लिए हम युवा महोत्सव में स्पेशली जाया करते थे। वही आपने कहा परेश मेहती साहब का काम होता था या फिर आपका काम होता था, और मुझे आज भी याद है वो आपका इंजन वाला काम। मेरा एक प्रश्न, अभी मैं आपका ये काम देख रहा हूँ और मैंने आपके पुराने काम भी बहुत देखे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आया आपसे पूछने का कि आप इतना बढ़िया वाटर कलर करते थे, और मतलब दिल्ली के तो क्या इंडिया के जो टॉप मोस्ट वाटर कलर्स हैं उस लेवल का काम आपका था। तो आप एकदम से आपने चेंज क्यों किया? मतलब ड्राइंग पे एकदम कैसे आ गए आप इस पे? आप चाहते तो वाटर कलर को ही शायद आप पता किस मुकाम पे ले जाते आप उसको, उसमें भी कुछ बहुत डिफरेंट टेक्निक में कर पाते आप यहाँ कैसे शिफ्ट हुए? ड्राइंग एकदम से नहीं आया, मैंने बताया मैं फर्स्ट ईयर से ही ड्राइंग कर रहा था। लेकिन ये इतना टाइम टेकिंग है, पेन वर्क है, सारा पेन वर्क है, ये कोई कुछ इसमें मिक्स नहीं है, तो टाइम टेकिंग है, काम कम होता है। वाटर कलर मुझे बहुत ज़्यादा आज भी पसंद है, और वो वाटर कलर मीडियम ही ऐसा, उससे प्यार हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा। आप रात दिन वाटर कलर के सपने लेते हो। और मैं तो पूरा ट्रैवल करता रहता था, पूरे देश विदेश, और वहीं जाके ऑन द स्पॉट बहुत काम किया मैंने। सारे शोज़ जितने भी आपने देखे सारे ऑन द स्पॉट वाले थे वो। तो ड्राइंग एक्चुअली ऐसी थी जो मेरा इंडिविजुअल एक अपना स्टाइल था। जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ ना, सतीश गुजराल, उनकी बड़ी सारी कन्वर्सेशन थी मेरे साथ, जिसमें उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि ये तुम हो, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम ये हो। तो जब मुझे, इसीलिए मैं उसको मानता भी हूँ ना कि देखिए बहुत सारे चीज़ें आप एक अवस्था तक समझ नहीं पाते हो, क्योंकि वो पैशन है। बिक भी अच्छा रहा था कॉलेज टाइम से ही, नाम भी अच्छा हो रहा था कॉलेज टाइम से ही, बहुत अच्छा काम, शोज़ शुरू हो गए थे। थर्ड ईयर में मैंने पहला शो किया था, त्रिवेणी में मेरा पहला शो हुआ था। तो हर चीज़ अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसे ही सतीश गुजराल की एंट्री होती है थर्ड ईयर में, उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में डाल दिया। लेकिन वाटर कलर बिक कितना रहा था और हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने वो छोड़ा भी नहीं, उसको भी करता रहा। लेकिन ड्राइंग पैरेलली चलती रही। इसीलिए कॉलेज ख़त्म होते ही फिर मेरे ड्राइंग के शो शुरू हुए। वो कम हो पाते थे, और धीरे धीरे जब आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपकी पहचान बनती है, जो आप होते हो, उसमें फिर धीरे धीरे रस आने लगता है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है वो काम। और शायद यही वजह भी है कि वो सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, और ये देखने में बहुत डिफरेंट दिखता है। इस तरह का काम बहुत इंडिविजुअल नज़र आता है, मेरी पहचान दिखाई देती है इसमें। वाटर कलर बहुत लोग कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, उसकी एक लिमिटेशन भी है कि आप, लेकिन उसमें आप प्ले कर सकते हो आगे। आप
बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन शायद एक ही तरफ जाया जाए तो बढ़िया है। साईं मेरा एक तो और न दूजा कोई। नहीं, आप गए तो बहुत सही जगह पे हैं, बट जी। जो आप वाटर कलर करते थे शायद उसमें हाँ। भी मतलब बहुत आपका था फ्यूचर। और मुझे हम तो हाँ। खैर कॉलेज हमारा शुरुआत ही आपको देख देख के ही हुआ है, आपके जी, काम को thank देख you, देख के thank हम you। बड़े हुए हैं। जी जी, थैंक चलो यू बहुत सो बहुत मच। शुभकामनाएं आपको मित्रों से। थैंक यू, थैंक यू। सर चलिए आप तो थोड़ा कोई- गुलजार साहब वाला अपना बताइए। गुलजार साहब का, गुलजार साहब के ऊपर मैंने एक सीरीज़ बनाई थी, उनकी मैंने नज़में पढ़ी और मुझे, मैंने बताया ना, मैं बचपन से ही पोइट्रीज और गाने बजाना और पेंटिंग करना, इन्हीं का, इसी में ज़्यादा वक्त गुजरता था। तो पोइट्री जब मैंने एक बार गुलजार साहब की पढ़ी, किताब पढ़ी थी किसी दोस्त के यहाँ, तो पहले, उससे पहले सिर्फ हम उन्हें जानते थे फिल्मों में वो लिखते हैं। उनकी पहली किताब थी पुखराज। तो पुखराज जब मैंने पढ़ी तो वो हिल जाता है आदमी। वो बहुत इंटेलेक्चुअल पोइट्रीज हैं। वैसे उनकी फिल्मों में भी जो पोइट्रीज हैं वो गीत कम लगता है, पोइट्री ज़्यादा लगती है, आप देखें, है ना। वो बड़ी मॉडर्न पोइट्री को लोग म्यूज़िक डाल के उसमें रिदम डाल देते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत ज़बरदस्त पोइट्री करते हैं। तो उनकी जो नज़में थी वो मुझे बहुत इंस्पायर की और मैंने उस पर काम किया। तो उसका एक शो हुआ था धूमीमल में, दिल्ली में, उमा जैन जी के साथ। तो गुलजार साहब ने ओपन किया था वो। तो ऐसे उनके साथ चिट्ठी लिखी मैंने, उन्होंने जवाब भी दे दिया। तो बड़े भले आदमी हैं और वो कहते हैं कि भले आदमियों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम, मैंने भी पकड़ ली ये बात। तो मैंने कहा ठीक है गुलजार साहब, आपका फ़ायदा पूरी ज़िंदगी उठाएंगे हम, तो अभी तक उठाते हैं हम उनका फ़ायदा। तो मैंने उनके साथ 2 सीरीज़ की थी, एक दिल्ली में की धूमीमल में। तो वो बाई चांस सारा सेल हो गया काम। तो मेरा मन था कि वो मुंबई में भी हो। तो मुंबई में फिर हमने एक और सीरीज़ बनाई पोइट्री पे, उनकी दूसरी किताब थी, उससे ली हमने, और वो नेहरू सेंटर में शो हुआ था। तो गुलजार साहब ने कहा तुम दिल्ली से ला रहे हो, इसको दिल्ली में भी प्रीव्यू करो इसका। तो मैंने कहा दिल्ली में करते हैं। फिर हमने हैबिटेट में उसका प्रीव्यू किया 3 दिन का, और फिर वो हम मुंबई ले गए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ये लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मैं सतीश गुजराल का जिक्र कर रहा था, ऐसे गुलजार साहब हैं, बहुत ही डीप हैं, बहुत ही प्यारे आदमी हैं, और आपको देख के लगेगा नहीं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जॉली आदमी भी हैं बहुत। आप जिसके साथ हैं तो फिर उनके चुटकुले ख़त्म नहीं होते हैं। वैसे आपको बहुत सीरियस लगेंगे, वो बहुत सीरियस हैं नहीं, वो बहुत चुटकुले सुनाते हैं और बहुत ही लाइवली आदमी हैं वो। और जब हम उनके साथ बैठ जाओ तो पूरा दिन, कई बार होता था जब हम काम कर रहे थे तो उनके साथ मीटिंग्स थी बहुत सारी, पोइट्री पे डिस्कशन था एक्चुअली, कि क्या किस किस पोइट्री पे काम किया जा सकता है, कैसे करें। और वो इंटरेस्ट बड़ा लेते हैं, खुद भी पेंटिंग करते हो, उनको नॉलेज बड़ी है। उनकी कई नज़में पेंटिंग्स के ऊपर हैं, ड्राइंग्स के ऊपर हैं। तो वो पढ़ के ही पता चलता है कि आदमी को नॉलेज कितना है। तो मेरे काम में भी उन्होंने काफ़ी दखल किया और बहुत सारी चीज़ें समझाते भी रहते थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, बहुत बढ़िया। तो काम देखते हैं, बीच बीच में आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। जनरली जो मेरे काम हैं वो लव एंड पीस, हारमनी और डिवाइन की बातें करता हूँ मैं, और कुल मिला के इनलाइटमेंट और इसके आसपास रहती हैं। तो इसलिए मैं, जितने भी मेरी पेंटिंग्स हैं, आप उसमें अगर सब्जेक्ट ना ढूंढते हुए सिर्फ फ्रेगरेंस ढूंढें तो आपको उसमें फील आता है, पीस का फील आएगा, आपको इनलाइटमेंट का फील आएगा। तो जस्ट लाइक अ फ्रेगरेंस, उसको मैं डिपिक्ट करता हूँ इसी तरीके से। वो सब पेंटिंग्स की कॉम्पोजिशंस फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के जो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो वहीं आता है। ये भी एक काफ़ी बड़ा काम है, किसी के लिए मैंने कमीशन किया था। ये एक ड्राइंग है जो 7 बाई आई थिंक 5 फीट का ड्राइंग है। एक काफ़ी बड़ा ड्राइंग था। पेन में एक चैलेंज होता है, जब भी आप लगाते हो इतना बड़ा पेपर
तो क्योंकि पेन से फिलअप करना होता है सारा, तो एक चैलेंज हो जाता है, लेकिन उसका मज़ा अलग आता है जब आप उसको देखते हो। तो उसमें कॉम्पोजिशन के लिए स्पेस मिलता है आपको। हाँ जी, टाइम कितना लगता है सर इसको बनाने में? टाइम तो काफ़ी लग जाता है। टाइम ही लगता है इसमें बस, फिर भी इसलिए मेरे काम बड़े कम होते हैं मेरे पास। अप्रॉक्स फिर भी थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आप लगाइए, मैं हर दिन 8-10 घंटे काम करता हूँ, ज़्यादा भी हो जाता है, मतलब कम नहीं होता। ये फिक्स्ड है, अगर आप पूरे साल का, पूरे महीने का निकालेंगे तो 8-10 घंटे डेली निकलेगा। कोई हाँ, एक वर्क की अगर आप बात करें तो आप वो अगर आप 5x3 बना रहे हैं तो कम से कम आपको 10-12 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। 8 से 10 घंटे। तो मैं एक काम स्टूडियो में करता हूँ, एक काम घर में करता हूँ, तो ऐसे करके कुछ मैनेज करता हूँ। क्योंकि इतने शोज़ होते हैं, कुछ कमीशंस होते हैं, तो पेंटिंग ही नहीं बच पाती हैं। मतलब कहीं आपको पार्टिसिपेट करना है, कहीं शोज़ करने हैं, तो मैनेज करना पड़ता है। एक छोटा काम मैं घर में करता हूँ 4 फीट तक, और उसके बाद जो बड़े, हाँ मेरा छोटा होता है 3x4। जो मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसे ये क्वेश्चन बनता है इससे, मैं कभी लेआउट्स नहीं बना पाता हूँ। मेरे से लेआउट मेरी तैयारी नहीं होती, मुझे क्या बोलना है उसकी भी मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाता हूँ। मुझे जो करना है, जो पेपर लगा हुआ है, जिस साइज़ का लगा हुआ वही निकलेगा ऑन द स्पॉट, जो भी निकलना है वही निकलेगा। वो आप उसको मैं प्लान नहीं कर सकता, जो होना है उसी टाइम आपके सबकॉन्शियस से आएगा, उसी टाइम आपको पेपर बताएगा, वो साइज़ बताएगा तुम्हें बनाना क्या है, कैसे बनाना है, तो वही निकलता है, वो लेआउट्स नहीं। तो आपको कंट्रास्ट देना पड़ता है। सर कंट्रास्ट में इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट हम लोग इमेजिन जल्दी नहीं करते, लेकिन इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा इम्पैक्ट है इसका कि सो एनर्जेटिक की पीस और एनलाइटनमेंट के साथ इतना एनर्जेटिक कलर बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर होता बहुत है। रेयर। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो आपको पेंटिंग में पीस नजर आएगा। या सर एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही और रेड, मतलब रेड को हम कई बार गलत ले लेते हैं, जैसे हम रात को गलत ले लेते हैं, है ना। रात है प्यारी सपनों वाली, एक मेरी पोएम की लाइन है कि रात है प्यारी सपनों वाली, दिन सबको भटकाता है, रात बांटती चांद सितारे, दिन लूट लूट ले जाता है। तो तो रात, ये कुछ इस तरह की पोइट्री थी कि दिन सफेद पोश बहरूपिया, दिन को मैंने बताया सफेद पोश बहरूपिया, कि दिन सफेद पोश बहरूपिया हम सबको बहकाता है, अपनी कालिख रात पे मलकर खुद संत कहलाता है। दिन सफेद पोश बहरूपिया हम सबको बहकाता है, अपनी कालिख रात पर मलकर खुद संत कहलाता है। रात है प्यारी सपनों वाली, दिन सबको भटकाता है, रात बांटती चांद सितारे, दिन लूट लूट ले जाता है। ये 2 लाइनें याद थी इसकी। तो वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनका बड़ा कोरिलेशन है आप अगर देखें, लेकिन अल्टीमेटली वो पीस आना चाहिए, सुबह का मजा आना चाहिए। मुश्किल सवाल मत पूछिएगा, टीचर खड़े होते हैं, डर लगता है। तो एक्चुअली कुछ डिज़ाइन स्टूडेंट्स भी हैं आर्ट स्टूडेंट्स के साथ साथ। सो एक चीज़ जो मैं समीर भाई के बारे में शेयर करना चाहूँगा, जो शायद कम लोग जानते हैं, कि समीर भाई बहुत एक अमेजिंग इलस्ट्रेटर है, या रह चुके हैं कह सकते हैं। तो देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मतलब DMD डिजिटल मीडिया डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, एंड इलस्ट्रेशन इज़ अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो मैं चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इलस्ट्रेशन या स्टोरी बोर्डिंग के एंगल से उनको कुछ एनलाइटन करें कि व्हाट विल बी द बेस्ट वे कि वो आगे बढ़ पाएँ उस कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू। देखिए, मैं मजबूरी थी कि मैंने इलस्ट्रेशंस बनाए, मजबूरी थी, मैंने कार्टून्स भी किए, और वो डार्क पीरियड की बात कर रहे थे, तो मजबूरी थी, पैसा नहीं था। भाई बहन 6 भाई बहन थे, पढ़ना लिखना था, सबको पढ़ाना था, मैं बड़ा था, पैसे चाहिए थे, पैसे के बिना होता ही नहीं है कुछ। तो मैं 11th क्लास से, जब मैं 11th क्लास में था, तो मैंने पहला, मुझे बाई चांस न्यूज़पेपर मिल गया, कोई वीकली न्यूज़पेपर था, RSS का न्यूज़पेपर, कविता जी जानती होंगे, 5 जन्ने बड़ा पॉपुलर है, जो जानते हैं उनके लिए।
तो मुझे नहीं पता था आरएसएस क्या होता है, 11th क्लास के बच्चे को क्या मालूम क्या होता है, हमारे घर का माहौल भी नहीं था, कुछ पता नहीं था। 5 जनने में काम मिला तो इलस्ट्रेशन शुरू हो गई। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई बना के दिखाओ ऐसे स्टोरी। तरुण विजय होते थे, वो बाद में राज्यसभा में आ गए थे वो। तो वो मैं काम मांगने गया तो उन्होंने ऐसे स्टोरी, बच्चा सा था, उन्होंने ऐसे स्टोरी फेंकी कि अच्छा कल बना के लाइयो देखते हैं। तो मैं रात भर लगा रहा, 2-3 बनाए मैंने, तो बेस्ट था वो, लेके गया तो पसंद आ गया उन्हें, वो कहानी इलस्ट्रेशन की ऐसे शुरू हो गई। तो मजबूरी ने इलस्ट्रेशन करवाए थे मुझे, मैं पेंटर बनना चाहता था। और हुआ क्या कि वो इलस्ट्रेशंस के बाद वो कार्टून शुरू हो गए, कार्टून बनाने लग गया मैं। किसी ने कहा कार्टून बनाओ तो पैसे वैसे मिलेंगे अखबार में, तो वहाँ से उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ, 5 जनने से मुझे इंडियन एक्सप्रेस ने बुला लिया। प्रभाष जोशी जनसत्ता में होते थे, प्रभाष जोशी ने बुलाया, जनसत्ता में मेरा कॉलम शुरू हो गया और इलस्ट्रेशन शुरू। फिर नबारा टाइम्स ने बुला लिया, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, नबारा टाइम्स, फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने बुला लिया, फिर वहाँ से इंडिया टुडे ने बुला लिया। तो ऐसे करते करते, और फिर स्वागत मैगज़ीन, शायद आप लोगों को याद होगा, आपको ज़रूर याद होगा, स्वागत मैगज़ीन ऐसी मैगज़ीन थी कि वो बच्चे कलेक्ट करते थे जब मैं कॉलेज में था। ये वो उस ज़माने में 2-3 मैगज़ीन होती थी, तो इलस्ट्रेशंस जो कमर्शियल आर्ट के स्टूडेंट्स थे वो कट करके रखते थे, क्योंकि वो वाटर कलर से हम बनाते थे उसको। तो इलस्ट्रेशन एक वैसे बड़ा ही खूबसूरत मीडियम है जो स्टोरी को या किसी भी आर्टिकल को या किसी सिचुएशन को विजुअलाइज कराता है आपको ना। पेंटिंग में आपकी इनर थॉट्स आते हैं, इलस्ट्रेशंस में आपके जो आर्टिकल है या जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हो वो निकल के आता है। तो बहुत अच्छा मीडियम है और बहुत अच्छी फील्ड भी है, बट मेरा बहुत ज़्यादा वैसा एक्सपीरियंस नहीं है कि एड एजेंसीज़ में और उसके प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं, मैंने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में ज़्यादा काम किया है। वो भी हुआ क्या कि वो जब मैं कार्टून बनाता था उस ज़माने में, कॉलेज में पढ़ता था मैं, तो मेरे लक्ष्मण साहब का नाम सुना होगा सबने। तो लक्ष्मण साहब, सुधीर तैलंग, अश्वनी तो मिले हुए हैं उनसे, सुधीर तैलंग, सुधीर धर, ये सारे मेरे दोस्त थे। और मैं सबसे छोटा होता था, कॉलेज में पढ़ता था, ये सारे हमारे दोस्त थे, क्योंकि रोज़ अखबार में कार्टून छपता है, आपका नाम हो जाता है। तो मैं बन गया कार्टूनिस्ट, बनना था पेंटर। तो सुधीर तैलंग, मैं तो छोटा ही था कॉलेज में, मैंने सुधीर तैलंग के ऑफिस में ऐसे बैठे थे हम, हिंदुस्तान में वो परमानेंट एम्प्लॉय थे, मैं ऐसे फ्रीलांसर था। तो मैंने कहा सुधीर भाई मैं बन गया, पेंटर बनना था, कार्टूनिस्ट बन गया, मैं छोड़ूंगा, मैं तो ये सब मैं नहीं करूँगा ये। तो वो नाराज़ हो गए सुधीर तैलंग, कहते यार तू कार्टून को कम समझता है क्या, तेरा नाम हो गया, शुक्र अदा कर भगवान का तेरा अच्छा खासा नाम हो गया, रोज़ कार्टून छप रहे हैं, पैसे कमा रहा है तू। तो बहरहाल वो बड़े काफ़ी दिनों तक नाराज़ रहे, मेरे सुधीर तैलंग ने बात नहीं करी। इतने परफेक्ट काम जो हम आपके देख रहे हैं अभी फिलहाल, मुझे लगता है वो इलस्ट्रेशन, आई थिंक सो सर, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपकी बातें सुन के बता रही हूँ कि आई थिंक सो कि जो इलस्ट्रेशन है वो इसमें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस साबित हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मूड आप कैप्चर कर रहे हो एक स्टोरी बिल्डिंग से, वो मूड आप अपनी पेंटिंग में दे पा रहे हो। सर मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए इलस्ट्रेशन साबित हुआ है। नहीं एक्चुअली पता है क्या, इसको उल्टा करके देखिए, क्योंकि मेरा ना ड्राइंग वराइंग ठीक ठाक था तो मैं इलस्ट्रेशन अच्छी कर लेता था। हाँ जी सर। उल्टा होता था इसका कि वो इलस्ट्रेशन ठीक ठाक कर लेते थे। एनीवेज, लेकिन ये दोनों सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और इस बहाने ये हुआ कि मैंने इतना इलस्ट्रेशन किया कि मुझे बेनिफिट बहुत हुआ, कॉम्पोजिशन को समझने में मदद मिली। बहुत अच्छा होता है कि आप हमें 50 फुट का कैनवस दे दीजिए, हम बिना सोचे समझे कॉम्पोजिशन बना देंगे उसमें। तो इलस्ट्रेशन जो जिन लोगों ने ज़्यादा किया है वो उनको बड़ी एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है, पावर आ जाती है कि वो कॉम्पोजिशंस बहुत अच्छी बनाने लग जाते हैं। कहने का मतलब यही था जो मैं आपको देख रही हूँ सर, मुझे यही फील हो रहा था कि इलस्ट्रेशन का इसमें बहुत अहम किरदार है, निभाया है, जो रोल निभाया है इलस्ट्रेशन ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है इसमें। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक एक्चुअली जो समीर भाई कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान आर्ट सीख रहा होता है तो उसके अंदर जो पेंटर होता है, उस पेंटर बनने के लिए जो उसकी टेक्निकल नॉलेज होती है
वो तो उसके पास पहले से ही होती है। ड्राइंग, कलर स्कीम्स, कॉम्पोजिशन, सब्जेक्ट के साथ रिलेशन, किस फॉर्म को कहाँ रखना है, किसको बड़ा रखना है, किसको छोटा रखना है, पर्सपेक्टिव, एक्सप्रेशंस, वो सब नॉलेज तो पहले से ही थी। पैसे की ज़रूरत ना होती, वो डायरेक्ट पेंटर ही बनते। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि मैं इलस्ट्रेशन की वजह से पेंटर नहीं बना हूँ, मैं ऑलरेडी पेंटर था, पेंटर की वजह से इलस्ट्रेशन कर पाया। ये समझना है आपको। ठीक है, यही बात है ना। क्योंकि कोई भी वैसे तो कोई भी चीज़, कोई भी चित्र किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, किसी स्टोरी को डिपिक्ट करता है, तो वो अपने आप में एक इलस्ट्रेशन होता है, चाहे मॉडर्न आर्ट भी हो, है ना, चाहे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो। बेसिकली वो भी एक इलस्ट्रेशन की कैटेगरी है ना। लेकिन हम लोग इलस्ट्रेशन के जो टिपिकल वे हम मानते हैं कि जो बुक्स में छपता है, उसके साथ में एक टेक्स्ट छपता है, फिर उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक पिक्टोरियल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे इलस्ट्रेशन मान लेते हैं। जिससे कि मार्केट में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पेंटर्स ये समझते हैं कि हाँ यार, इलस्ट्रेशन मतलब वो कमर्शियल काम कर रहा है, अभी उतना उसमें आध्यात्मिक या वो लेवल नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ वो चीज़ को समझा जाए कि पेंटर ऑलरेडी होता है उसके अंदर, बस किसी को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, और किसी को रस पेंटिंग में आता है, कोई मजबूरी में इलस्ट्रेशन करता है। तो ये इनका पीरियड मजबूरी वाला पीरियड है, वो शौकिया तो यही था। इसीलिए वो हुआ ना कि एक लेवल पे जाके अच्छा खासा कार्टूनिस्ट बन गया था मैं, देश भर में मेरी पहचान थी अच्छी, और बड़ा फ़ायदा बहुत होता था कार्टूनिस्ट बनने। जहाँ जाते हो किसी को बता दो ये मीडिया से, तो मेरे आधे काम तो वैसे ही हो जाते थे मेरे। हाँ, और बहुत सारे काम हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने वो एकदम से उसको काट दिया था। मेरा पहला शो हुआ त्रिवेणी में, दूसरे शो के बाद मैंने छोड़ दिया था कि पेंटिंग्स मेरी बिकने लग गई हैं, अब मैं कार्टून नहीं करूँगा। जयराम जी की हो गई, तो थोड़े दिन तो सुधीर तेलंग नाराज रहे, फिर उसके बाद फिर हमारी दोस्ती पक्की हो गई। सुधीर तेलंग जी को हमने एक बीसी सार्नेल अवार्ड दिया था, और बाद में सुधीर तेलंग के भांजे जो है शीरज तेलंग, वो भी हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आए थे, और बाद में वो भी बहुत बड़े गेमिंग इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज व्यक्ति बने हैं वो। तो पेंटिंग मैं एक्चुअली बीच में जब चला गया था, माफ़ी चाहता हूँ, अनुपम सूद मैम का फ़ोन आया था, और मैं उन्हें यहाँ काट भी नहीं सकता था फ़ोन को, और यहाँ अटेंड भी नहीं कर सकता था, तो फिर मेरे को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि कल अनुपम सूद मैम का लेक्चर है, तो उनसे उनकी लोकेशन मांगना, गाड़ी कौन सा जाए, वो सब लाइन अप करना था। तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। तो मेरा मिस हो गया थोड़ा सा, और नुकसान मेरा ही है। तो क्या सारे स्लाइड्स दिखाई चल रहा है? मैंने कहा था कि मैं उतना ही बोल पाऊंगा जितना मेरी क्षमता होगी। अगर कोई सवाल आए तो शायद कुछ और निकल जाए। जी हाँ, तो आपसे सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। हो गए थे? हाँ, चल रहे थे? वही सॉरी, मैं इसलिए बाहर गया, अंदर आया वापस। इसमें सवाल कई सारे हुए। कोई सवाल तुम्हें पूछना है? हाँ सर, आप क्या कंज्यूम करते हो? आप क्या पढ़ते हो? कौन से फिलोसोफर को फॉलो करते हो जो आपको ये सारे आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं? कौन सी फिलोसफी को बात? कौन से बुक्स पढ़ते हो? कौन से बुक्स क्या पढ़ते हो जो आपको ये सारे आइडियाज आते हैं? हाँ, मैंने एक्चुअली बुक्स कम पढ़ी हैं, मैंने एक्सपीरियंस ज़्यादा किया लाइफ को। ज़िंदगी ने एक्सपीरियंस ज़्यादा करने को कहा, तो मुझे जो कहा गया हम करते रहे। जैसे मैंने बताया ना कि वो पैसों के चक्कर में भटकन बड़ी रही हमें, कभी ये वाले दफ्तर में, कभी वो वाले दफ्तर में, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी हिंदुस्तान टाइम्स में, और फिर उसके बाद झोला उठाओ, और हर कॉलेज की छुट्टी में मैं दिल्ली के बाहर होता था। पैसे इकट्ठे किए जो घर गृहस्थी के बाद जो बचे, और उससे हमेशा आउटडोर, तुमको तो मालूम है अश्वनी को, हमेशा आउटडोर। और तो ये जो जीवन आपको एक्सपीरियंस कराता है, जो रियल लाइफ आपको कराती है एक्सपीरियंस, वो उसका भी बहुत बड़ा आपका योगदान होता है आपकी लाइफ में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में। बाकी मैं फ़िलॉसफ़ी थोड़ा पसंद करता हूँ पढ़ना। एक राइटर हैं पोलो कोलो, अगर किसी ने पढ़े हों, है ना, पोलो कोलो का मैं बड़ा फ़ैन हूँ वैसे। तो ऐसे कई सारे राइटर हैं, आप वो उसका जो नज़रिया है वो आपको समझ में आएगा। तो उस तरह की कुछ किताबें जब भी मौका लगता है तो पढ़ लेते हैं।
किताब पढ़ो ना, तो आजकल एक अच्छी चीज़ हो गई, ऑडियो बुक्स आ रही हैं, तो वो मैं लगा लेता हूँ स्टूडियो में और वो सुनते सुनते काम कर लेते हैं। तो ये अब थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं पहले से। तो पहले वो किताबें पढ़नी पड़ती थी, तो काम करेंगे किताबें पढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल हो जाता था। एक्चुअली दोनों के बीच में एक और चीज़ है, जब ताजमहल बना नहीं था तो वो कहाँ था? जब ताजमहल बना नहीं था तो वो कहाँ था? किसी के दिमाग में था। और जब कोई बुक लिखी नहीं गई होती, उससे पहले वो कहाँ होती है? और किताब में जो शब्द लिखे होते हैं, वो शब्द तो दिमाग में नहीं हो सकते, वो अनुभव होते हैं। तो आप सब लोग एक किताब हो, एक नहीं सैकड़ों किताब हो ऑलरेडी। वो अनुभव आपकी जिंदगी का आपने ही फेस किया है, वो हमने फेस नहीं किया। हर इंडिविजुअल व्यक्ति ने अपना अनुभव फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। आप जब चाहें उसे बुक की शेप दे दीजिए। बल्कि बुक जब आती है तो उसके अंदर जो जानकारी लिखी होती है वो थोड़ी सी शुगर कोटेड होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम बोलने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, एक स्टेटमेंट देने वाले हैं, सबूत बनने वाला है, तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं समाज के अनुरूप। लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती अनुभव है जो हमारे अंदर ऑलरेडी है। तुम्हारे अंदर सैकड़ों बुक्स हैं, हम सब के अंदर सैकड़ों बुक्स हैं, बस उसको शब्दों के रूप में निकालना ही तो बाकी है। तो किताबें पढ़ने की बजाय अजय भाई बोल रहे हैं एक्सपीरियंस करने के लिए वो अलग अलग जगह पे चले जाया करते थे। मैं याद करता हूँ वो हमारी आपकी जो नेपाल वाली सीरीज़ थी, काठमांडू वाली सीरीज़ थी, और जो त्रिवेणी में भी बाद में एग्जिबिट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि आप बुक्स पढ़िए, ठीक है, बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर ट्रैवलिंग करते रहते हैं, अलग अलग अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में डालते रहते हैं ताकि अलग अनुभव हो। और जो रेगुलर सुबह उठ के तैयार होके बैग लेके एक ही फॉर्मेट पे चलते रहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, उनके विचारों की ग्रोथ नहीं होती है। अपने विचारों की, अपनी फिलॉसफी की, अपने एक्सपीरियंस की ग्रोथ करनी है तो अपने आप को अलग अलग जगह पे लेके जाओ, अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कीजिए, ये एक ज़रूरी चीज़ है। करेक्ट है सर। अभी आपने बात की कि गुजराल साहब ने आपसे कुछ बातें की, और फिर आपने गुलजार साहब का जिक्र किया कि उन्होंने आपके काम में कुछ दखल किया। वो थोड़ा अगर आप सही समझें, बताना चाहें तो वो जानने की इच्छा है। हाँ, गुलजार साहब एक्चुअली उन्हें पेंटिंग की समझ बड़ी है, और जब मैंने उनके साथ काम किया था फर्स्ट टाइम, उसको भी कम से कम 17-18 साल हो गए, काफ़ी पुराना धूमिमल में शो हुआ था। तो इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी, और हम एकदम यंग यू नो, और जर्नी चलती है आर्टिस्ट की, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं होती, और जो उस लेवल का आदमी के साथ आप, जैसे मेरा भाई बोलता है मुझे कि यार तेरी बड़ी हिम्मत है, उस टाइम पे तो गुलजार साहब से तेरी हिम्मत हो गई थी काम करने की, मतलब बोलने की भी हिम्मत हो गई थी, आपकी पेंटिंग को छेड़ूंगा मैं। तो मैंने कहा हमें वो डर होता ही नहीं था, बचपना था ना, बचपना होता है तो आपको डर नहीं लगता किसी से, किसी के भी पास चले जाते हो। जब हम ज़्यादा समझदार होने शुरू हो जाते हैं ना, या अपने आप को समझदार समझना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने माँ बाप के साथ भी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। नहीं तो हम कभी बड़े ना हों तो अपनी माँ से भी तू तड़ाक करते हैं और कुछ भी कह देते हैं, माँ ये करते, माँ मुझे नहीं खाने, परांठे बना मेरे लिए, यू नो। जैसे ही आप कभी देखो आपको लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो या मैं ऐसा हो गया हूँ, वैसा हो गया, तो बस आप बड़े सधे हुए हो जाते हो। जैसे अश्वनी ने कहा कि बुक बड़ी शुगर कोटेड होती है, उसमें शब्दों को हम बहुत संभल के लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो वैसा ही कुछ था उनके साथ। तो उनको समझ बड़ी थी, वो जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, टेक्निकली भी उनको पेंटिंग की समझ थी, तो कुछ वो टेक्निकली उन्होंने कुछ चीज़ें मेरी सुधारी पेंटिंग में। और मैंने
मुझे समझ नहीं आता था कि एक पोइट्री पे मैं भूल गया हूँ पोइट्री, उनके ऊपर एक पोइट्री भी लिखी थी कि वो समझ में नहीं आता था ये पोएट है, जादूगर है, पेंटर है, ये है क्या भला ये आदमी, इसको इतनी नॉलेज है। तो कॉम्पोजिशन की नॉलेज, उन्होंने मुझे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो उनके साथ डिस्कशन हुआ मेरा। और एक दिन तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 5-6 घंटे फ़ोन पे, आप सोच नहीं सकते गुलजार साहब 5-6 घंटे किसी बच्चे से फ़ोन करते हो, ऐसा नहीं मान सकते ना आप। तो मैं वो हूँ उस टाइम पे 5-6 घंटे वो फ़ोन पे मुझे सिर्फ आर्ट समझा रहे थे। अब मुझे आज तक भी समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जितना समझाया उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ था मुझे। तो जब मेरा बॉम्बे नेक्स्ट शो था, बॉम्बे इसके धूमिमल के बाद गुलजार साहब के साथ, तो वहाँ उन्होंने किसी को कहा भी इसको समझ आ गई है तो इसमें 2-3 ड्राइंग्स आएंगी उनकी पोइट्री पे जो मैंने बहुत संभल के बनाई थी फिर, और वो इलस्ट्रेशन ना लगे, वो पेंटिंग लगे, ड्राइंग्स लगे, तो ऐसा कुछ काम था। तो ये उनकी पोइट्री उसी जो मुंबई में जो शो हुआ था उसका एक पेंटिंग था। ये 6x4 फीट का काम था, जो उनकी 5 घंटे की डांट के बाद जब मैंने नेक्स्ट शो किया था उसमें से ये काम था। सोमानी टाइल्स ने खरीदा था उनके घर पे। ये एक और काम है जो उसी शो का है, उस पीरियड का। उस पीरियड में कुछ इस तरह के काम होते थे मेरे। अभी जो आपने शुरू में देखे वो बदले हुए हैं, ये काम अलग है। ये थोड़ा बैक करेंगे दोबारा से, हाँ। अभी मुझे पोइट्री याद नहीं है कौन सी पोइट्री पे था ये काम, बट ये उनकी उसी सीरीज का काम था। ये मेरे अर्ली वर्क्स में से हैं जो मेरे स्टार्टिंग में होता था। तो इसमें भी इनलाइटमेंट, लाइट के ऊपर बड़ा फोकस मैं करता था, डार्क एंड एकदम से कंट्रास्ट। अभी जैसे रेड आ गया तो सॉफ्टनेस लाया हूँ कलर्स में। पहले क्या होता था, सिर्फ लाइट एंड डार्क का गेम होता था सारा, कि कहाँ से लाइट आएगी, और लाइट भी ड्रामेटिक होती है। अभी भी ड्रामेटिक है लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरी ड्राइंग्स में। अगर आप देखें वो ड्रामेटिक होती हैं, कहीं से भी आ सकती हो, एक तरफ से लेफ्ट से आएगी, एक तरफ से राइट से आएगी, मुझे जहाँ चाहिए वहीं होनी चाहिए वो। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये इस फिगर पे राइट से, इसमें लेफ्ट से क्यों है, तो सनलाइट पे मैं वेस्ट नहीं करता हूँ। ड्रामेटिक होता है ना, एक यहाँ से आ गए एक वहाँ से आ गए, तो उस तरीके की लाइट इफेक्ट बहुत होते थे। ये कुछ पुराने काम है, किसी के कलेक्शन में है। तो ये ऐसे ह्यूज काम है 8 फुट का, तो वो पूरा छत पे ही टच हो गया वो फ्रेम होने के बाद। कुछ काम की तस्वीरें नहीं होती थी पहले, तो वो कोई लोग भेजते हैं अपने घरों से, तो कुछ मुझे दिखे तो मैंने इसमें स्लाइड्स में इसको डाल दिया था। समीर जी, मैं चाहता हूं किसी काम को एनलार्ज करके दिखाया जाए। आप है ना, इस हाँ, काम बिल्कुल, को आप एनलार्ज करके दिखाएं, इनकी जो ड्राइंग थोड़ा सा डिटेल है। अभी एक काम आएगा भी बहुत बड़ा काम, उसमें आप अगर डिटेल में जाएंगे इसको अंदर अंदर अंदर, तो उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। और ये जो ड्राइंग्स हैं बेसिकली इसकी खासियत क्या है ये मैं एक बार बताना ज़रूर चाहूँगा। ये जो ड्राइंग्स हैं इसका ट्रीटमेंट पेंटिंग वाला है। जो मैं अपनी ड्राइंग के बारे में जो विशेषता बताता हूँ, ये ड्राइंग पहली बार ऐसी हुई है जिसकी ट्रीटमेंट पेंटिंग वाली है, क्योंकि लेयर बाय लेयर चलता है। और इसमें टेक्सचर भी मिलेंगे आपको, ये सब टेक्सचर की तरह, और वो टेक्सचर हैंडमेड टाइप टेक्सचर है। ये जो आते हैं ना, जो हम जाले बुनते हैं इसमें टेक्सचर बना देते हैं, तो ये हैंडमेड है। नहीं तो टेक्सचर हम क्रिएट करते हैं किसी ना किसी टेक्निक के थ्रू। तो इसका ट्रीटमेंट है। इसमें भी इस ड्राइंग को करने में पहले आप एक फर्स्ट लेयर लगाते हो, फिर सेकंड लेयर लगाते हो, थर्ड लेयर में कंप्लीट कर देते हो। तो ये टेक्निकली इस तरह का काम है। इसको भी आप जूम करके देखेंगे, ये एक ही फेस में
बहुत सारी चीजें जो थॉट आपके उबलते रहते हैं, एक एक लाइन में जो गैप रखना है, उसके बीच में पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं भी बीच में घुस जाऊं और बताइए बताइए। मेरा टीचर जो है अंदर से उफान मार रहा है। नहीं, मुझे भी समझ में आएगा ना क्या है। आपको तो समझ में, जिस चीज़ को वो लोग शायद नोटिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत इजी भी लग रहा हो कि हम भी कर सकते हैं या जल्दी हो जाएगा। उसमें जो इन्होंने मुश्किलें डाली हुई हैं, जो चैलेंज डाले हुए हैं, आप वो देखिए ज़रा, थोड़ा सा जूम आउट करना। बिल्कुल प्लीज प्लीज। देखिए बात ये है कि जो डार्क और लाइट की चीज़ें हैं, यहाँ से जो ग्रेडेशन बनाना है, एक सिंपल ग्रेडेशन बनाना है, वो तो फिर भी एक बारी के लिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ आपको ऐसे स्ट्रोक्स भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि इस पार्ट से उस पार्ट में भी जा रहे हैं। वो स्ट्रोक्स भी जिंदा रहने बहुत ज़रूरी है। वो एक सिंपल क्रीज क्रॉस या हैचिंग नहीं है, वो उसके साथ और दूसरे मुश्किल एलिमेंट्स उन्होंने जोड़ दिए हैं। और जो पेपर फोल्ड है और उसके अंदर की गहराई है और उसके अंदर जो वॉल्यूम लाना है, लाइट एंड शेड है उसका जो है, उसके साथ क्रीज क्रॉस मेंटेन करना, फॉर्म मेंटेन करना और स्ट्रोक्स भी मेंटेन करना और लेयर मेंटेन करना, ये एक ही टाइम पर ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक बार यहाँ गलती हुई, मान लो यहाँ गलती हुई, यहाँ इंक गिरी, मोटे स्ट्रोक्स लगे, खत्म है काम, अंडू नहीं है उसके अंदर। ये बिल्कुल वाटर कलर की तरह है कि एक बार इसमें गड़बड़ हुई तो अब वाटर कलर को आप पैक करके अंदर रख दो। तो ड्राइंग भी ऐसा ही है कि एक बार यहाँ पे कुछ आपने डार्क कर दिया सपोज, या कुछ कर दिया, लाइट है तो मैनेज हो जाएगा, डार्क कर दिया या कुछ और गड़बड़ हो गई तो गया। अगर एक लाइन लगाने में 1 सेकेंड लग रहा है, चलो 1 सेकेंड में 2 लाइनें लगा दोगे आप, ठीक है? तो 1 मिनट में आप 100 लाइंस लगा लोगे। फिर 60 मिनट में आप हो सकता है कि हाँ 6000 लाइंस लगा लो। अब काउंट कर लो कितनी लाइंस हैं। तो ये वो टेक्निक है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ आर्टवर्क आपने देखे होंगे जिसमें टेक्सचर एकदम से दिखता है, तो वो टेक्निक से प्ले कर लेते हैं, तो उसमें कम टाइम में भी वो कुछ अलग टाइप का काम कर लेते हैं। लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हार्ड कोर मेहनत है, बस सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है, मेडिटेशन है एक तरह का, लगातार 24 घंटे हार्ड वर्क है वो एक। थोड़ा बैक जाना, बैक। अच्छा, इसमें जो वाटर कलर का जो योगदान था ना, वो मेरी ड्राइंग में बड़ा काम आता है। अगर आप देखें कि ये जो वाइट स्पेस को जो मैं यूज करता हूँ, ये वाटर कलर की देन है, ये वहीं से ये लाइट का खास तौर से लिप्स के वहां पास से आए। पेपर छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, तो ये वाटर कलर में क्योंकि हम पेपर छोड़ते थे वाइट, वही ड्राइंग में आ गया। ये देखिए, ड्राइंग में जर्नली ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे देखिए, जर्नली नहीं होता है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो छोड़ी है नोज के नीचे, आंखों में, आई बॉल में, वो वाइट पेंट लगाने की बजाय पहले से मेंटली हम प्रिपेयर रहते हैं उस चीज के लिए कि हाँ ये सब तो छोड़ना है, यहाँ पर तो हम काम नहीं कर सकते। और दोनों होठों में देख रहा हूँ मैं, बहुत ही फाइन यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ। आपको, मेरे को तो डिजिटल पास से मेरे को नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं छोटी आंख करके देखता हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए कितना फाइन वो उसको छोड़ा गया है। नीचे तो है बड़ा बड़ा, बहुत छोटा छोटा भी। तो कमाल है। तुम थे नहीं तो हम बता रहे थे कि एक सोनू सूद के ऊपर भी एक पेंटिंग बनाया था और एक गैलरी ने उसको परचेज किया, और बाई चांस वो गैलरी इन्हीं की स्टूडेंट थी। अच्छा, मेरी ज्योति कालरा। ज्योति कालरा हो गया। अच्छा। तो वो पेंटिंग सोनू सूद के लिए बनवाई गई थी वो। अच्छा। तो हाँ, मेरे को बीच में इसकी पोस्ट आई थी, तो मुझे डबल फायदा हुआ। तो ये उनके मुंबई वाले घर में थे हम। वाह, क्या बात है। और लॉकडाउन में थे। क्या बात है। मतलब लॉकडाउन में भी घूमते रहे हम, जैसे तो आपकी भी कहानी सुनी मैंने, घूम रहे थे। और जब मैं जा रहा था मुंबई,
मुंबई 3-4 बार गया मैं लॉकडाउन में, वो पूरा सूट पहना देते थे, चांद पे जा रहे हैं टाइप। अशोक वाजपेयी था। अंजलि जी, हाँ अभी ड्राइंग आ गई फिर दोबारा। ये कोई आर्ट कैंप में हम लोग शिमला, या नागदास जी भी हैं इसमें। हेम चटर्जी के वहाँ पे? हेम चटर्जी वहाँ नहीं, उसमें थे हम, एडवांस स्टडी। अच्छा अच्छा, जो राष्ट्रपति निवास है, हाँ जी हाँ जी, एडवांस स्टडी बिल्डिंग जिसकी बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। तो वहाँ हम लोग आर्ट कैंप में थे। ये भी मेरे पुराने कामों में से है। अब हर काम में आपको रिफ्लेक्टेड लाइट्स आप नोट कर पा रहे होंगे, वो सारे स्ट्रोक्स आप नोट कर पा रहे होंगे आप, वो जो डिफिकल्ट चीजें हैं। और ये सारे ही काम बड़े साइज के हैं, 6 फीट, 8 फीट, 7 फीट, 5 फीट। कुछ काम है जो 4x3 फीट के हैं। आज दोनों कैरेक्टर हमारे पास ऐसे ही हैं, दोनों आर्टिस्ट ऐसे ही हैं जो जिनका जो कैनवस है वो पूरा आसमान उनका कैनवस है। वो मतलब जितना बड़ा करो उतना आदमी खुल के काम करता। अमित भाई का भी ब्लैक एंड व्हाइट जो काम है, ड्राइंग है, चारकोल, बेसिकली इनका ड्राइंग बेस्ड काम है ना। तो ड्राइंग बेस्ड जिसके भी काम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो? हेलो सर। हेलो बच्चे। सर जैसे आर्ट और फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी आर्ट में टेक्निकल लेवल पर वो कितना इम्पोर्टेंट है, प्लस इमोशनल लेवल पे वो कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब किसी भी आर्ट वर्क को अगर जज करते हैं तो टेक्निकली मतलब उसका सही होना और इमोशनल लेवल पे। देखिए ये ना खिचड़ी है, नमक भी ज़रूरी है, मिर्ची भी ज़रूरी है, चावल भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है। और जज ना करें, बस खिचड़ी जैसी बनी है खा लीजिए आप, बहुत सुंदर बनी है। हर आदमी अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से, अपने लिमिटेड साधनों से, अपनी लिमिटेड सोच से जितना वो बेस्ट कर सकता है वो करता है। और ये सारी चीज़ें जो आपने कहीं टेक्निकली तो होना ही चाहिए, आर्ट है तो उसमें स्किल तो होना ही चाहिए। बिना स्किल के सिर्फ थॉट से काम नहीं चलता है, स्किलफुल काम होना चाहिए। और थॉट उसके साथ उसमें जीवन डालता है, लाइफ डालता है। पेंटिंग नहीं तो पोस्टर बन जाएगी। कई बार हम कैलेंडर को डिफाइन करते हैं ना, इसीलिए कैलेंडर वर्ड को बड़ा उस नज़र से भी देखा जाता है कि उसमें सोल नहीं है। पेंटिंग में सोल आ जाती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट उसके साथ जुड़ा होता है, एक थॉट जुड़ा हुआ होता है। और थॉट होना बड़ा ज़रूरी भी है। कोई भी आर्ट फॉर्म है बिना थॉट के, वो जैसे कोई इंसान किसी टारगेट के बिना अधूरा सा होता है ना, कि उसको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, तो ऐसा अधूरापन सा लगता है। तो पेंटिंग में वो थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल एक एस्पेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक आर्ट वर्क बनता है, मेरा कहने का ये मतलब है। तो आप किसी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे आर्ट मतलब दोनों चीज़ों का वो है कि इमोशनल और टेक्निकल, तो आपकी लाइफ का कुछ मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस कि आपकी लाइफ में कुछ आर्ट की वजह से चेंजेस आए हों? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि आर्ट हमें मेडिटेशन सिखाता है, या मतलब सॉरी मेडिटेशन नहीं, डिसिप्लिन हम लाते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप बता सकते हैं? हाँ एक्चुअली जो आर्ट है, बेसिकली जो भी कोई भी आर्ट फॉर्म्स है, वो आपका रिफ्लेक्शन ही तो है। बेसिकली जो आप हो, जैसा आप जीवन जी रहे हो, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला रहे हो, उसी का रिफ्लेक्शन आर्ट में आता है। और आर्ट करते 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 कहीं आप एक अवस्था में तो पहुंचते ही हो। धीरे धीरे बड़ा वक्त लगता है जब आप इसको साधना समझने लगते हो। शुरू में तो होता है ना, हम सिर्फ स्किल पे बड़ा ध्यान देते हैं, वाटर कलर बना रहे हैं, ऐसी का ऐसी ड्राइंग बन जाए, ये पूरा ध्यान उस पे होता है। एक टाइम के बाद ड्राइंग में से ध्यान हट जाता है, ड्राइंग खुद ब खुद चलती है, जैसे गाड़ी चलती है। फिर आप चाहे लहरा के चलाएं, चाहे जैसे मर्जी चलाएं,
स्टीयरिंग छोड़ के चलाएं, फिर आप गाड़ी चलाने लग जाते हो। जब आप गाड़ी चलाने लग जाते हो तब आनंद आता है गाड़ी चलाने का, जब आपको पता नहीं चलता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ या ये हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब काम होता है, आप करते नहीं हो उसको। आपने पेपर लगाया, जैसे मैंने बताया कि मैं कभी लेआउट नहीं बना सकता हूँ, प्लान नहीं कर सकता, पेपर लगाया, साइज बताता है क्या बनाना है, वो मोमेंट, जिस मोमेंट में मैं उस वक्त खड़ा हूँ, हो सकता है मैंने 2 दिन पहले प्लान किया, आज मेरा मूड ही अजीब है, पता नहीं क्या निकलेगा, किस तरीके से मेरे थॉट डेवलप होंगे, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो लेआउट्स करते हैं, बहुत लोग करते हैं, वो सबका अपना, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। तो मुझे उसी टाइम वो थॉट आता है और आप उसको काम को करते हो। एक बार जोरदार तालियां अजय समीर जी के लिए। शानदार, दोनों ही स्पीच हमारी बहुत शानदार रही, बहुत ही आनंदित हुए सर।